आज हम राजनीतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक संस्कृति का इसमें सबसे पहले अर्थ देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है। तो इसके अंदर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो अभिवृत्ति, विश्वास, प्रतिक्रिया, अपेक्षा और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। किसी भी राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण है वो किस आधार पर होता है? विश्वास, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का एक हिस्सा है जिसमें कि समाज के सदस्य अपने मूल्य, भावनात्मक मनोवृत्ति, विश्वासों और भावनाओं को संचारित करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है। इसके अर्थ और इसके परिभाषा के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए आमंड ने कहा कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है कि कार्य के प्रति झुकाव। अभिमुखीकरण का अर्थ है झुकाव, कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। डेविड ईस्टन ने पर्यावरण और सिप्रो ने राजनीतिक शैली नाम से इसको परिभाषित किया है। राजनीतिक संस्कृति को जो विकासशील देश हैं उनके संदर्भ में सबसे पहले इसको अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले जो विचारक हैं वो हैं आमंड और पावेल। तो सर्वप्रथम इसको अवधारणा के रूप में जो प्रतिपादित किया वो किसने किया है? आमंड और पावेल ने। इसको आप अंडरलाइन करें। ये एक व्यापक इन्होंने परिभाषा इसकी दी और उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली है। यानी आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि जो राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य हैं, जो इससे संबंधित है, वो राजनीति के प्रति अपनी जो उनके व्यक्तिगत विचार हैं और उनकी उन्मुखता है उसी की एक शैली। इसी प्रकार एलन बॉल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार, तो इसको आप अंडरलाइन करें। एलन बॉल की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? आधुनिक राजनीति और सरकार में इन्होंने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों और मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विश्वास के साथ संबंध होता है। तो एलन बॉल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार में से परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति का संस्कृति का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन कौन सी चीज़ों का इसमें योगदान होता है। तो राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण है वो विश्वास, मूल्यों के समूह से होता है जिनका कि राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध होता है। इसी प्रकार लुसियन पाइन ने भी कहा कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के समूह से है जो कि राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता और सार्थकता प्रदान करते हैं। यानी राजनीतिक संस्कृति का संबंध किनसे है? विश्वासों और मूल्यों से है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया को एक व्यापक रूप प्रदान करते हैं और इसमें अंतर्निहित जो विचार और उसको नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार सिडनी बर्बा ने भी के शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में अनुभाविक विश्वासों और अभिव्यक्तात्मक
प्रतीकों और मूल्यों की ये व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिससे कि राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार देखिए राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया। तो इन सब के विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति है, प्रतिक्रिया है, व अपेक्षा है। इसे आप एक बार फिर समझें कि जो भी परिभाषा है उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्ति, उनकी अभिव्यक्ति है और उनकी प्रतिक्रिया है और उनकी अपेक्षा है। तो अब आपका देखिए इसमें प्रश्न बनता है राजनीतिक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप पूरी 2 परिभाषाएं के माध्यम से जो है राजनीतिक संस्कृति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अब आता है देखिए राजनीतिक संस्कृति के घटक। राजनीतिक संस्कृति के घटक कौन से हैं? तो राजनीतिक संस्कृति में अभिमुखीकरण का आपको अर्थ बताया, झुकाव। राजनीतिक संस्कृति में अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय नाम के 2 घटक हैं। तो अब आप इसको याद करना है आपको कि राजनीतिक संस्कृति के घटक कौन से हैं। एक तो राजनीतिक संस्कृति में अभिमुखीकरण और दूसरा है राजनीतिक विषय, ये 2 घटक हैं। तो पहले हम अभिमुखीकरण के बारे में देखेंगे। अभिमुखीकरण का जो अर्थ है वो है प्रवृत्ति या झुकाव। तो आमंड और पावेल ने अभिमुखीकरण के 3 घटक या अंगों के बारे में बताया। तो जो इसके घटक है उनके बारे में किसने बताया? आमंड और पावेल ने। तो आमंड और पावेल ने इसके 3 घटक बताए। एक तो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। इसके अंदर क्या होता है कि राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उनके अस्तित्व के प्रति सजगता। जो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण है उसमें उसका अभिप्राय किससे है? राजनीतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, राजनीतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और उनके अस्तित्व के लिए सजगता, यह है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। यानी राजनीतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो है वो सजगता रहे। दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण। भावात्मक अभिमुखीकरण का अर्थ है कि इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भावावेग और अनुभूतियाँ। भावात्मक अभिमुखीकरण का अर्थ क्या है कि इन विषयों के प्रति जो है व्यक्तियों के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, उन्हीं को भावात्मक अभिमुखीकरण कहा जाता है। अब आता है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, इसमें इसका अर्थ है कि उन विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित, अनुचित या शुभ अशुभ का मूल्यांकन। तो मूल्यांकनात्मक जो अभिमुखीकरण है उसमें क्या किया जाता है? विषयों का मूल्यांकन जो है किया जाता है। उसका कहाँ तक वो उचित है, अनुचित है, शुभ है या अशुभ है, इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए अभी हमने देखा राजनीतिक संस्कृति के घटक। तो राजनीतिक संस्कृति के जो घटक हैं वो 2 हैं। एक तो अभिमुखीकरण और दूसरा राजनीतिक विषय। तो अब जो अभिमुखीकरण है उसको आमंड और पावेल ने जो है उसके उन्होंने 3 घटक जो हैं वो बताए हैं। तो वो आपको बताया ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। अब आता है देखिए दूसरा राजनीतिक विषय। तो अभिमुखीकरण का 4 विषय हैं। 4 विषय हैं: राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्याएं एवं नीतियां और राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। तो ये है राजनीतिक विषय और ये अभिमुखीकरण के 4 विषय बताया आपको: राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्याएं एवं नीतियां
और राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। तो अब इसमें भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक संस्कृति के घटक कौन से हैं। तो इसके बारे में आपको यही लिखना है कि भाई इसको जो है 2 भागों में बांटा है, अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय। और अभिमुखीकरण को किस तरह बताया गया वो आपको भी पता है। अब आता है देखिए राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, यानी किसी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में कौन से सहायक तत्व होते हैं, किन तत्वों के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। देखिए इतिहास, सबसे पहला आता है इतिहास, कि किसी भी राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण है और विकास है उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रणालियों के द्वारा होता है। यानी किसी भी व्यवस्था की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके निर्माण में वहाँ की ऐतिहासिक परंपराओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसे भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है वो संवैधानिक, शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी। और जो अर्धविकसित देश हैं उनकी राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की हो सकती है, हिंसक अथवा अलोकतांत्रिक हो सकती है। इसी प्रकार इंग्लैंड में जो राजनीतिक संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का ही परिणाम है, जबकि फ्रांस की जो राजनीतिक संस्कृति है वो फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। तो अब आपको इसमें ये बताना है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में इतिहास की क्या जो है योगदान रहता है। तो किसी भी व्यवस्था का जो राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण है वो वहाँ की ऐतिहासिक परंपराओं के द्वारा होता है। जैसे भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है, हमारी संस्कृति किस प्रकार की है, संवैधानिक है, शांतिवादी है और लोकतांत्रिक है। उसी प्रकार देखिए जो अर्धविकसित देश है वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो अलोकतांत्रिक हो सकती है और हिंसक हो सकती है। इसके साथ ही इंग्लैंड की जो राजनीतिक संस्कृति है वो वहाँ की जो है निरंतरता के आधार पर है। इसी प्रकार जो फ्रांस की जो राजनीतिक संस्कृति है वो वहाँ की फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। अब आता है देखिए दूसरा तत्व धार्मिक विश्वास। तो धर्म जो है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्था व संस्थाएं किस प्रकार की होंगी इस बात को भी निर्धारित करता है। तो धार्मिक जो विश्वास है वो भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि धार्मिक विश्वास के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्था व संस्थाओं का स्वरूप किस प्रकार होगा उसको भी निर्धारित किया जाता है। अब आता है देखिए भौगोलिक परिस्थिति। तो किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों और जनसंख्या की प्रकृति की भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ के जो संसाधन है, जनसंख्या की प्रकृति है, वो भी क्या है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है। जैसे आप देखिए भारत जो है वो भारत की जो है विशाल भौगोलिक जो परिवेश है और इसके हमारी जो राजनीतिक संस्कृति है वो निश्चित रूप से ही एक जो छोटे जैसे यूरोपीय अथवा अफ्रीकी जो देश है उनसे भिन्न है, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से भिन्न है। तो इस प्रकार भौगोलिक परिस्थिति जो है वो भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है। अब आता है देखिए सामाजिक आर्थिक परिवेश। तो देश का जो सामाजिक, धार्मिक, जातिगत और विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता, ये भी क्या है राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। सामाजिक आर्थिक परिवेश में क्या है देखिए कि जैसे सामाजिक, धार्मिक और जातिगत जो विभिन्नता है, इसी प्रकार देखिए औद्योगिकरण है, रूढ़िवादिता है,
ये सब भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हैं। तो धार्मिक विश्वास का जो प्रभाव है वो मध्य पूर्व के जो देश की राजनीतिक संस्कृति पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। और देखिए, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं और जो विकासशील देश हैं, वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो विकसित देशों की जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ का आर्थिक परिवेश जो है अलग तरह का होता है, विकसित देशों का अलग होता है। तो वहाँ उसमें जो है भिन्नता आ सकती है, क्योंकि अपेक्षाओं और जीवन शैली का जो स्तर है वो भी भिन्न होता है। जो विकसित देश हैं उनका जो जीवन शैली है वो अलग होती है, और जो विकासशील देश है उनके लोगों की जो जीवन शैली है वो अलग होती है। तो इस प्रकार विकसित और विकासशील देशों का जो आर्थिक परिवेश है वो भिन्न होता है। इस आधार पर इन देशों में जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति, उसमें भिन्नता दिखाई दे सकती है। अब आता है देखिए विचारधाराएं। विचारधाराओं का जो प्रभाव है वो भी राजनीतिक संस्कृति को निर्माण में सहायक होता है। जैसे देखिए, विचारधाराएं जो कई प्रकार की, जैसे उदारवादी विचारधारा है, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है। ये जो विचारधारा है वो वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, ये सभी हमने जो तत्व हैं वो देखे। इसके अलावा देखिए, वैज्ञानिक और जो तकनीकी प्रगति है, इसी प्रकार जैसे मीडिया है, प्रेस है और शिक्षा है, ये सब भी क्या है, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक हैं। एक विचारधारा तो है ही, जैसे मार्क्सवाद है, उदारवाद है, पूंजीवाद है, ये तो वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही संस्कृति के विकास में अपना योगदान देती है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, जो मीडिया है, प्रेस है और जो शिक्षा है, उसकी भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आते हैं अन्य तत्व में। देखिए, इसके अलावा देखिए, शिक्षा का स्तर है, भाषा, रीति रिवाज, ये भी जो है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं। शिक्षा का स्तर, भाषा और रीति रिवाज, ये भी जो है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं। तो अभी हमने देखा भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं। तो इस पर भी आपका प्रश्न बनता है, इसको आप तैयार करें। अब आता है देखिए राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति को किसी भी समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा एवं उनके नागरिकों की आकांक्षाओं और जो है उनका विवेक, नेताओं के तरीके, सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा ही जो हम समझ सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता में सबसे पहले हम देखेंगे समन्वयकारी स्वरूप। तो राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। देखिए, राजनीतिक संस्कृति में जो जीवन मूल्य है, नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं और नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष रहता है। अब देखिए, संस्कृति में जो नवीन मूल्य आते हैं और जो पुराने जो जीवन मूल्य हैं, उन दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है। और इस राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के मध्य समन्वय करने की होनी चाहिए। अब नवीन और जो प्राचीन जो जीवन मूल्य हैं, उन मूल्यों में निरंतर संघर्ष होता रहता है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति की विशेषता यही है कि वो प्राचीन जीवन मूल्यों और नवीन जीवन मूल्यों में समन्वय स्थापित कर सके। तो समन्वयकारी स्वरूप में हम क्या देखेंगे, इसमें हम यही देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति में जो अनेक नवीन जीवन मूल्य जो आते हैं और जो प्राचीन जीवन मूल्य होते हैं, इन दोनों में संघर्ष रहता है। तो अब राजनीतिक संस्कृति की विशेषता क्या है कि वो इन दोनों में समन्वय स्थापित करे। दूसरा देखिए, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप भी योगदान देता है और कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप भी। तो नैतिक मूल्य जो हैं वो राजनीतिक संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि नैतिक मूल्यों के लिए कभी तो हम समाज के धार्मिक रूप को आधार बना सकते हैं और कभी जो है सत्ता की जो व्यवस्था है
वो भी इसके निर्माण में सहायक होती है। अब आता है देखिए अमूर्त स्वरूप। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है, जो कि राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है। अगर मान लो राज्य ने कोई भी ऐसा कार्य करा है, वो जनता अपने उसको हित में नहीं मानती है, तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर देती है या उसके प्रति अपना आक्रोश दिखाती है। तो जब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भापा जा सकता है, क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं। देखिए अमूर्त स्वरूप का मतलब है जो कि हमें दिखाई नहीं देते। अब जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। अब मान लीजिए राज्य के द्वारा कोई भी इस प्रकार का जो है कार्य किया गया जो कि जनता उसे अपने विरुद्ध मानती है या उससे वो नापसंद करती है, तो इसके विरुद्ध क्या होता है? जनता अपना विद्रोह कर देती है, अपना आक्रोश जाहिर करती है। तो अब जनता के मन में, मस्तिष्क में जो है क्या विचार आ रहे हैं, तो ये विचार जो हैं वो भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। अब आता है गतिशीलता। व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य, परिस्थिति और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही बदलते रहते हैं। अब व्यक्ति और समाज के जो जीवन मूल्य वो क्या है? समय के साथ ही बदलते रहते हैं। प्राचीन समय में देखो जीवन मूल्य अलग थे, अब वर्तमान में जो है जीवन मूल्य में अंतर आया। तो ये मूल्य, जो जीवन के जो मूल्य हैं वो बदलते रहते हैं, और इसी आधार पे क्या होता है कि हमारी राजनीतिक जो संस्कृति है उसमें गतिशीलता बनी रहती है। यानी प्राचीन मूल्यों के साथ ही क्या होता है? नवीन मूल्य आते हैं। तो अब ये नवीन जो मूल्य आते रहते हैं उससे क्या होता है? राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता बनी रहती है। तो अभी हमने देखा कि राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। एक तो हमने देखा, देखिए समन्वयकारी इसका रूप हो, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण हो, अमूर्त स्वरूप और गतिशीलता, ये राजनीतिक संस्कृति की विशेषता हैं। तो इस पे आपका एक प्रश्न बनता है, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आप में ये शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिए। अब आता है राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। देखिए राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो इस बात पर जोर देती है कि जनता के मूल्य, विश्वास और कुशलता का राजनीतिक पर सामान्य रूप से जो है प्रभाव पड़ता है। और विशेषतः लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक समाज में संस्कृति, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से स्थानांतरित होती रहती है। अब देखिए समाज में क्या है कि संस्कृति, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान, ये वह व्यवस्था है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। और यदि अन्य उपागमों की तरह ही देखिए 1950-60 के जो दशक में उभरे इस उपागम पर भी यूरोपीय केंद्रवादी धारणा का प्रभाव हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत देखो विचारकों ने अपने देश की जो राजनीतिक व्यवस्था के आदर्श मानते हुए उसके स्थायित्व और अस्थायित्व के कारणों की खोज की। तो राजनीतिक संस्कृति उपागम के द्वारा जो है करना शुरू किया, और विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसकी पूर्व जो शर्तें हैं उनके बीच संबंधों को समझने का भी प्रयास किया गया, और इन संबंधों पर विचार भी किए गए। और विचार इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि दोनों विश्व युद्धों के बाद भी ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका में उदार लोकतंत्र या संस्थाएं सुरक्षित रहीं। अब देखिए इसमें हमें ये समझना है कि हमने देखा कि भाई जो है
विचार जो है वो निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। और इसमें हम ये देखा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके इसमें जो है उसमें भी क्या है, विचारों में परिवर्तन आए। देखिए दोनों जो विश्व युद्ध हुए उसमें ब्रिटेन व जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें जो उदार लोकतंत्र या जो संस्थाएं वो सुरक्षित रही, है ना। लेकिन जो जैसे जर्मनी, स्पेन, इटली की जो संवैधानिक ढांचे हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। तो कहीं तो देखिए व्यवस्था बनी रही और कहीं जो है बिगड़ गई। जैसे देखिए दोनों युद्धों के बाद जो है अमेरिका और ब्रिटेन में जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है सुरक्षित रही, वो समाप्त नहीं हुई। जबकि जर्मनी, इटली, स्पेन में जो है संवैधानिक जो ढांचे हैं वो नष्ट हो गए। इटली, जर्मनी के अनुभवों ने इस बात को जो है निरर्थक साबित कर दिया कि जहाँ संवैधानिक ढांचे होंगे वहाँ धीरे धीरे उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना मददगार होगी। अब देखिए 1950-60 के दशक में तीसरी दुनिया के जो नवोदित देश के संवैधानिक ढांचों का भी जो है वो पतन इस बात का ही उदाहरण था कि लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वह उचित व उपयुक्त और सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है। अब देखिए जो 1950-60 के दशक में जो तीसरी दुनिया के जो नवोदित देश थे वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के जो संवैधानिक ढांचे हैं वो भी नष्ट हो गए। और जो लोकतांत्रिक प्रणाली एक ऐसी है जो कि उचित व उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है। जैसे हमने उदाहरण देखो अमेरिका और ब्रिटेन में 2 युद्धों के बाद भी वहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी रही, जबकि जर्मनी, स्पेन और इटली में जो है वहाँ का संवैधानिक ढांचा जो है नष्ट हो गया। तो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो केवल उचित परिवेश में ही संभव हो सकती है, उचित सामाजिक परिवेश हो तो उसी में संभव हो सकती है। और इस सामाजिक परिवेश की राजनीतिक संस्कृति द्वारा ही निर्मित किया जाता है। अब ये सामाजिक परिवेश का निर्माण कौन करता है? राजनीतिक संस्कृति। सामाजिक परिवेश का निर्माण राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही किया जाता है। और इस प्रकार लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अब तक जिन संस्थागत और सामाजिक आर्थिक तत्वों को पर्याप्त माना जाता था वे अपूर्ण सिद्ध हो गए। इसी कारण राजनीतिक संस्कृति का उपागम एक नवीन दृष्टिकोण से सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर केंद्र बिंदु मानते हुए राजनीतिक अध्ययन के लिए इसे महत्वपूर्ण मानती है। तो राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण अनुभविक अनुसंधान जो है वो किसके द्वारा किया गया? ग्रेडियल आमंड व सिडनी बर्बा द्वारा 1963 में उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस द्वारा जो है प्रस्तुत किया। और उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका, मैक्सिको के जो लोकतंत्र की जो स्थिरता या अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभावों का इन्होंने विचार किया। तो इसमें आप देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ आई है इसमें कि नवीन दृष्टिकोण के सांस्कृतिक तत्वों, नवीन दृष्टिकोण के जो सांस्कृतिक तत्व हैं उनके लिए क्या हुआ, उनको केंद्र बिंदु बनाया गया, उनको मुख्य बिंदु बनाया गया। और राजनीति के अध्ययन के लिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के संबंधों पर। अब इसको आप अंडरलाइन करें, राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र के जो बीच संबंध है उनके संबंध में सबसे जो अनुभविक अनुसंधान है वो आमंड व सिडनी बर्मा द्वारा किया गया। उनकी पुस्तक का जो नाम है वो आपको भी इसमें बताया गया। उसमें इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका, मैक्सिको के लोकतंत्र की जो है स्थिरता या अस्थिरता पर उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के प्रभावों का विश्लेषण किया।
तो विशेष रूप से एक और ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया, और वहीं दूसरी ओर जर्मनी और इटली के जो है राजनीतिक संस्कृति का भी कि में अंतर का जो है खुलासा किया गया। आमंड व बर्बन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों का जो है प्रतिमान तथा समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में, राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप को कहाँ रखता है। और अन्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, हम क्या चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कार्य करे, और उसके संचालन में वो अपनी क्या भूमिका समझता है, कि हम सरकार को क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या वे सरकार के सामने अपने आप को जो है विवश महसूस करता है, अथवा अपनी आवाज़ तक पहुंचाने और न्याय प्राप्त करने की आशा रखता है। तो क्या वह यह समझता है कि वह शासन के निर्णयों को प्रभावित करता है। अब इसमें है कि व्यक्ति के जो है बारे में बताया गया है कि व्यक्ति के विचार शासन के प्रति क्या हो सकते हैं, कि वे अपने आप को वही क्या महसूस करता है, सरकार को क्या सहयोग कर सकता हूँ, या मैं अपनी आवाज़ को सरकार से किस तरह से प्राप्त पहुँचा सकता हूँ, सरकार से मैं क्या आशा कर सकता हूँ। तो और क्या वह समझता है कि वह शासन के निर्णयों को प्रभावित करता है, अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय को प्रभावित कर सकता है। तो इसका सार रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक कार्रवाई के प्रति किस तरह का है, क्या रुचि रखता है वो, और वह राजनीतिक संस्कृति के द्वारा जो है कैसे प्रभावित होता है। तो इसमें आपको ये बताया राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। तो राजनीतिक संस्कृति में आपको लोकतंत्र जो आपको बताया, विपरीत परिस्थिति में भी किन देशों में लोकतंत्र रहा, किन में नहीं रहा, कौन सी अपनी व्यवस्था दृढ़ बनी रही, कौन सी टूट गई, इसके बारे में बताया आपको। तो इसमें आप जो है आमंड और सिडनी बर्बा के द्वारा जो विचार बताए गए उनको ही आपको इसमें लिख देना है।